In this video, we are going to solve October-November 2019, Paper 1 Pure Mathematics 1, Variant 1-3. Question 1. Part 1. Expand 1 plus y raised to the power 6 in ascending powers of y as far as the term in y square. So 1 plus y raised to the power 6 को हमने expand करना है. Binomial से ये question है. So इसमें binomial का formula लगाएंगे. Let's have a look at the formula. A plus b raised to the power n is equals to nc0, a raised to the power n minus 0, b raised to the power 0, plus nc1, a raised to the power n minus 1, b raised to the power 1, plus up to so on. So 1 plus y raised to the power 6, इसमें आपके पास a क्या है 1 है, b क्या है y है, and n क्या है 6 है. So 6c0, 1 raised to the power 6 minus 0, y raised to the power 0, plus 6c1, 1 raised to the power 6 minus 1, y raised to the power 1, plus 6c2, 1 raised to the power 6 minus 2, y raised to the power 2, plus up to so on. यहीं तक हमने इसको एक्सपैंड किया बिकॉज दे हैव मेंशन्ड कि y स्क्वायर तक आपने इसको एक्सपैंड करना है. So simplify इसको कर दें 1 plus 6 y plus 15 y square is the answer. You don't need to write down the formula. ये just मैंने आपको समझाने के लिए formula लिखा है कि हमने इसमें ये formula जो है वो use किया है. आपने just simply उसको expand करना है. Okay, now part 2. In the expansion of 1 plus into px minus 2x square whole raised to the power 6, the coefficient of x square is 48. Find the value of the positive constant p. ओके सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे पावर सेम वही गिवन है जो प्रीवियस पार्ट में गिवन थी. सो अगर हम पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर को y एज्यूम कर लें, सो दिस मीन्स कि इसकी जो प्रीवियस हम पार्ट में एक्सपेंशन कर चुके हैं उसी एक्सपेंशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस वाई रेज टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 6y प्लस 15y स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में आप y की जगह पे पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर लगा दें. सो 1 प्लस 6 इंटू पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 15 इंटू पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो ओपन कर दें. कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो इसके लिए हमने ये ओपन कर देनी है आइडेंटिटी. सो दिस बिकम्स पी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन. रेस्ट ऑफ द इक्वेशन हमने उसको एज इट इज लिखा हुआ है. सो नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा कि 15 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है या हाईलाइट कर लेना है. सो ये हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक है माइनस 12x स्क्वायर, एक है 15p स्क्वायर एक्स स्क्वायर. नाउ बैक टू द स्टेटमेंट. उन्होंने कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 48 है. सो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड करके उसको इक्वेट कर दें 48 एक्स स्क्वायर के. नेक्स्ट स्टेप में 48 एक्स स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा दोनों साइड से. सो वी आर लेफ्ट विद माइनस 12 प्लस 15p स्क्वायर इज इक्वल टू 48. यहाँ से आप इजिली p की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. 15p स्क्वायर इज इक्वल टू 60, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे बिकॉज उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि आपने p जो है वो पॉजिटिव लेना है. सो p इज इक्वल टू 2 इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं. सो इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 फॉर x ग्रेटर देन 4. By first completing the square, find an expression for g inverse of x and state the domain of g inverse. अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक साथ असेस कर लेने हैं. सबसे पहले उसने कहा कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है. कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के उसके बाद आपने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर फाइंडिंग दैट फिर आपने डोमेन बतानी है. सो सबसे पहले तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे. कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या होता है हमारा स्टेप, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x एज इट इज लिख दें, कुछ स्पेस छोड़ दें एंड जो प्लस 7 है वो लिख दें. उसके बाद आपने रफ साइड पे कैलकुलेशन करनी है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 एंड उसका स्क्वायर ले लेना है. कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है 6 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे
और उसका स्क्वायर, दिस मीन्स के 3 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर को हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, पहले ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट। सो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है +3 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट 3 टर्म्स होती हैं उनका फॉर्मूला क्लोज हो जाता है। सो इनको हमने क्लोज कर दिया फॉर्मूले में, दिस बिकम्स x - 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट -3 स्क्वायर इज -9 and +7. So now g of x is equal to x - 3 whole square -2. सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, जो उसने कहा था कि पहले सबसे पहले आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जी इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वाई के इक्वल रखते हैं फंक्शन को। सो y इज इक्वल टू x - 3 स्क्वायर -2। ये फर्स्ट स्टेप डन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्वैप x एंड y। सो x एंड y को स्वैप कर दें, x की जगह पे y एंड y की जगह पे x लिख दें। सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू y - 3 होल स्क्वायर -2। नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। सो अब हमने y को सेपरेट आउट करना है। x + 2 इज इक्वल टू y - 3 होल स्क्वायर, then taking square root on both side, we get y - 3 is equal to ± square root of x + 2. Don't forget to put these both signs, because आप अगर जस्ट प्लस लिख के तो इनवर्स निकाल के आ जाएंगे तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, आपको प्लस माइनस दोनों शो करवाने हैं। एंड एट द लास्ट स्टेप आपने फिर ये डिसाइड करना है कि आपने प्लस का साइन रखना है या माइनस का साइन रखना है, और मैं अभी बताती हूँ कि किस तरह से डिसाइड करना है। सो y - 3 is equal to ± square root of x + 2. So y is equal to 3 ± square root of x + 2. और लास्ट स्टेप में आपने y की जगह पे जी इनवर्स ऑफ x लिखना है। और अब यहाँ पे लास्ट स्टेप पे आके आपने ये डिसाइड करना है कि आपको प्लस का साइन लेना है या माइनस का साइन लेना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये एज पर क्वेश्चन वेरी करेगी ये बात कि आपने कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, ठीक है। सो अब इसके लिए क्या है कि साइन डिसाइड करने के लिए आप हमेशा देखेंगे डोमेन को। जो क्वेश्चन के अंदर आपको डोमेन गिवन होगी उसको आपने देखना है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर डोमेन क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन 4। सो इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 4 चाहिए। अब ग्रेटर देन 4 आंसर कब आ सकता है, उसी सूरत में आ सकता है जब हम 3 के अंदर कुछ ऐड कर रहे होंगे। सो दिस मीन्स कि हमें जी इनवर्स ऑफ एक्स के लिए क्या लेना है, 3 + स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 लेना है, माइनस नहीं लेना, ठीक है। अगर हम माइनस लेंगे तो वो फिर 4 से लेस या 3 से भी लेस आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट वी वांट कि हमारा जो आंसर है वो 4 से ज़्यादा हो। सो वो उसी सूरत में हो सकता है जब हम 3 के अंदर कुछ ऐड करेंगे। सो इसके लिए यानी आप ये बात याद रखें कि जब भी आपने प्लस या माइनस का साइन डिसाइड करना है इस सिचुएशन में, आपने डोमेन देखनी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी, उस डोमेन के अकॉर्डिंग आपने प्लस या माइनस का साइन चूज करना है। सो फाइनली वी हैव जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 + स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। ओके, नेक्स्ट अब लास्ट पार्ट रह गया जिसमें हमने स्टेट करनी है, लिखनी है डोमेन ऑफ जी इनवर्स। सो जी इनवर्स की डोमेन, अब इसके लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, या एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आप कह लें कि हमने पढ़ा हुआ है कि डोमेन ऑफ g of x is equal to होती है range of g inverse of x, and range of g of x is equal to होती है domain of g inverse of x। domain of g of x is equal to range of g inverse of x and range of g of x is equal to domain of g inverse of x। यानी जैसे ही आप इनवर्स लेते हैं फंक्शन का तो डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। सो ये आपने याद रखनी है बात जहन में कि जो जी ऑफ एक्स की डोमेन है वो जी इनवर्स ऑफ एक्स के लिए रेंज का काम करेगी, और जो जी ऑफ एक्स की रेंज है वो जी इनवर्स ऑफ एक्स के लिए डोमेन का काम करेगी। ओके, सो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि ये देखें, ये जो x ग्रेटर देन 4 है ये आपके पास g ऑफ x के लिए क्या है, ये g ऑफ x के लिए डोमेन है। सो दिस मीन्स के g इनवर्स ऑफ x के लिए फिर ये क्या होगी, रेंज होगी। सो ये 2 लाइंस मैंने यही लिखी हुई हैं। डोमेन ऑफ g ऑफ x इज x ग्रेटर देन 4।
So then range of g inverse of x will be g inverse of x greater than 4. या आपने x और g inverse of x एज पर द नीड ये लगाते जाना, हमें पता है डोमेन के लिए हम x ही लेंगे और रेंज के लिए फिर हम g inverse ले लेते हैं या y भी लिख लेते हैं अक्सर. सो ये हो गया. नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेंज ऑफ g ऑफ x. हम रेंज ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करेंगे और वही जो रेंज ऑफ g ऑफ x होगी वो क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ g इनवर्स ऑफ x बन जाएगी, जो उन्होंने हमसे पूछी हुई है. उन्होंने हमसे डिमांड की है स्टेट द डोमेन ऑफ g इनवर्स ऑफ x. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे. और g ऑफ x हमारे पास कैसा फंक्शन है, g ऑफ x हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है. क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम डोमेन बताने के लिए, रेंज बताने के लिए क्या करते हैं, उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. सो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आती है इसकी रेंज. ओके. सो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया हुआ है. टर्निंग पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा, जिसने सबसे पहले आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म बनवाई है, उस फॉर्म से हम देख के बता सकते हैं कि हमारा टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या बनेगा, 3,2 बनेगा. यहाँ से हमने टर्निंग पॉइंट निकाला है 3,-2. x माइनस 3 को इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दें, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और y कोऑर्डिनेट को एज इट इज लिया जाता है, ये वाला नंबर जो होता है हमारे पास. सो टर्निंग पॉइंट हमारे पास हमें पता है कि क्या है, 3,-2 है. टर्निंग पॉइंट को हम ग्रिड पे लोकेट करके और फिर उसके बाद जो है वो कर्व बना लेंगे. सो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इस क्वाड्रेटिक का. यहाँ पे आप मार्क कर दें 3,-2, इधर x y एक्सिस पे 3 एंड -2 जो मार्क कर दें. अब उसके बाद देखें कि क्वेश्चन के अंदर उसने गिवन किया है x इज ग्रेटर देन 4, यानी डोमेन ऑफ g ऑफ x उसमें क्या है, ग्रेटर देन 4 है. सो यहाँ पे आप मार्क करेंगे आप x इज इक्वल टू 4. ये देखिए यहाँ पे 4 मार्क करके अब 4 के करस्पॉन्डिंग हमें y एक्सिस पर भी वैल्यू चाहिए. सो वो कैसे आएगी, g ऑफ x के अंदर आप x इज इक्वल टू 4 पुट कर दें. सो g ऑफ x के अंदर जब हम लोग x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, दिस बिकम्स 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 7. सो अपॉन सिंप्लीफाइंग वी गेट g ऑफ 4 इज इक्वल टू -1. सो हमारे पास यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, 4,-1 हो जाएगा. ठीक है. सो g ऑफ x उसने कहा ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन के लिए दिस मीन्स कि हमारा अब ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है. अब इसके लिहाज से अगर आप देखें तो रेंज ऑफ g ऑफ x क्या बनती है, रेंज ऑफ g ऑफ x बनती है हमारे पास ग्रेटर देन -1. सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो g ऑफ x फंक्शन है वो -1 से बड़ी वैल्यूज देगा. -1 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज 4 इंक्लूडेड नहीं है, x ग्रेटर देन 4 था. सो दैट्स वाई g ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन -1 होगा. सो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डोमेन ऑफ g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू रेंज ऑफ g ऑफ x, और रेंज ऑफ g ऑफ x अभी हमने फाइंड किया है कि वो क्या है, ग्रेटर देन -1 है. सो दिस मीन्स कि डोमेन ऑफ g इनवर्स ऑफ x भी क्या होगी, ग्रेटर देन -1 होगी. Next is question 3. The equation of a curve is y is equal to x cube plus x square minus 8x plus 7. The curve has no stationary point in the interval a is less than x less than b. Find the least possible value of a and the greatest possible value of b. Okay, so हमें curve given है, कर्व लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7. देन स्टेशनरी पॉइंट के हवाले से बात हो रही है कि इस कर्व का कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं है इस इंटरवल में. सो स्ट्रेट अवे आपने डेरिवेटिव ले लेना है. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. देन डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दें. इक्वल टू 0 पुट करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें. क्वाड्रेटिक को सॉल्व हम लोग फैक्टराइजेशन से कर लेंगे या मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कुछ लोग इसको कहते हैं. So 3x square plus 6x minus 4x minus 8 is equal to 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन ले लें इंटू एक्स प्लस 2. नेक्स्ट टू टर्म्स में से -4 कॉमन आ जाएगा into x plus 2 is equal to 0. And from here we get x plus 2 into 3x minus 4 is equal to 0. And finally we have x is equal to -2
एंड x इज इक्वल टू 4/3। सो यहाँ से आप इन दो वैल्यूज से इनइक्वालिटी बना लेंगे। -2 इज लेस देन x इज लेस देन 4/3। लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना, बिकॉज -2 एंड 4/3 दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों हम इंक्लूड नहीं करेंगे? बिकॉज -2 के ऊपर भी स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है और 4/3 के ऊपर भी स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, और हम लोगों ने एक ऐसा इंटरवल बनाना है जिसके अंदर कोई स्टेशनरी पॉइंट ना आता हो। सो -2 एंड 4/3 दोनों को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसलिए हमने जस्ट लेस देन के सिंबल्स यूज किए हुए हैं। यहाँ से आप देख के बता देंगे कि ए क्या है आपके पास -2 है और बी क्या है आपके पास 4/3 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। The diagram shows a semicircle ACB with center O and radius R. Arc OC is part of a circle with center A. Express the angle CAO in terms of pi. 1 mark का क्वेश्चन है जस्ट। ओके, सो हमने ये जो एंगल CAO है, यानी ये जो थीटा मैंने लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर आप O एंड C दोनों को ज्वाइन कर दें, अब देखें आपके पास ये जो ट्रायंगल है CAO, ये किस तरह की ट्रायंगल बनेगी? AO वाली साइड आपके पास R है, AC वाली साइड ये भी आपके पास R है, इसी तरह से CO वाली साइड ये भी आपके पास क्या है? R है। सो दिस मीन्स दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि तीनों एंगल्स सेम होते हैं, और कौन से कितने होते हैं? 60 डिग्रीज एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। सो उसको हम लोग 60 डिग्रीज को लिख सकते हैं π/3। सो आपने जस्ट सिंपली इसको लिख देना है कि एंगल CAO इज इक्वल टू π/3। Part 2, find the area of the shaded region in terms of r, pi and square root 3, simplifying your answer। ओके, सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें किन को ऐड या सबट्रैक्ट करना होगा। सो अब देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्यों बनेगा? बिकॉज दिस इज अ सेमी सर्कल, एंड एनी एंगल जो आपके पास सेमी सर्कल के अंदर बन रहा हो वो क्या होता है? राइट एंगल होता है आपके पास, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। एंड ये जो एंगल C है ये आपके पास 90 डिग्रीज का क्यों होगा? बिकॉज ये सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल वी नो कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्रीज का होगा। सो दिस मीन्स के एंगल ACB इज 90 डिग्रीज। अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है, दिस मीन्स दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अब हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में से अगर हम ये जो सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर दें, so this means we are left with the required region। so area of the shaded region find out करने के लिए हम क्या करेंगे? area of the triangle minus area of the sector। you can see here area of the triangle minus area of the sector। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर एंड थीटा। ओके, सो यहाँ पे वही ट्राइंगल मैंने बना लिया अगेन, जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और उसमें साइड्स जो है वो मेंशन कर दें। देखिए ये जो CA वाली साइड है ये कितनी है? हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स है। सिमिलरली ये जो आपके पास AB वाली साइड है ये किस तरह से है? R+R, यानी कि ये हो जाएगी आपके पास 2R। और CB वाली जो साइड है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइड्स लिखते हैं R, 2R, एंड ये वाली साइड अननोन है। उसके बाद आप इस पे लेबल कर दें कौन सी साइड बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी हाइपोटेन्यूज है। सो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, सो अगर ये वाली साइड आपके पास R है तो ये सामने वाली साइड क्या होगी? 2R साइन थीटा होगी। थीटा के सामने क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, सो दिस इज 2R साइन थीटा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें 1/2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 2R साइन थीटा माइनस 1/2 R स्क्वायर थीटा।
सो 2 and 2 get cancelled, r square sin theta minus 1/2 r square theta. नेक्स्ट आपने क्या करना है, थीटा की जगह पे π/3 पुट कर दें, एंड फाइनली वी हैव r square square root 3/2 minus pi r square over 6, which is the final answer. Next is question 5. The dimensions of a cuboid are x centimeters, 2x centimeters, and 4x centimeters as shown in the diagram. First part is show that the surface area s centimeter square and the volume v centimeter cube are connected by the relation s is equal to 7 v raised to the power 2/3. So इस relation को show करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, जो एक्सप्रेशन है, वो फाइंड आउट करेंगे, हम वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, एंड देन फिर हम उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दें, एस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ. एंड इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर दें. लेंथ आपके पास कितनी है, 4x है, ब्रेड्थ आपके पास कितनी है, 2x है, और हाइट आपके पास कितनी है, x है. So this becomes 2 into 8x square plus 2x square plus 4x square. इनको ऐड कर दें, so 2 into 14x square, which becomes s is equal to 28x square. और यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है. नेक्स्ट आपने फिर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. उसके लिए वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लिख देंगे, विच इज v is equal to length multiply by breadth multiply by height. So 4x multiply by 2x multiply by x, which gives you 8x cube. अब यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करके और वो x की वैल्यू आपने सरफेस एरिया के अंदर पुट करनी है. सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा v/8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड जब दोनों तरफ आप क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे, सो x इज इक्वल टू v/8 1/3. So finally you have x is equal to v raised to the power 1/3/2. अब ये जो वैल्यू है ये आपने पुट कर देनी है सरफेस एरिया के अंदर. सो s is equal to 28 into v raised to the power 1/3/2 whole square. This becomes 28 multiplied by v raised to the power 2/3/2 square is 4. So now 4 8 7 से 28, s is equal to 7 multiplied by v raised to the power 2/3, and this is the final answer. यही उन्होंने हमसे कहा था कि शो करें s is equal to 7 v raised to the power 2/3. Next question. When the volume of the cuboid is 1000 centimeter cube, the surface area is increasing at 2 centimeter square per second. Find the rate of increase of the volume in this at this instant. So अब सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है कि क्या क्या डाटा आपको गिवन है एंड आपने क्या फाइंड आउट करना है. यहाँ पे देखिए आपको गिवन है v इज इक्वल टू 1000. नेक्स्ट इज surface area is increasing at 2 centimeters square per second. टाइम के लिहाज से surface area के अंदर चेंज आ रहा है. So this means this is given ds over dt which is equal to 2. So आपने लिख लेना ds over dt is equal to 2. Find आपने क्या करना है, find the rate of increase of the volume. जहां पे भी rate of increase की बात आएगी, this means कि derivative है with respect to time, यानी derivative है with respect to t. So this means कि हमने find out करना है dv by dt, rate of change in volume with respect to time. So ये हमने find out करना है. So dv by dt हमने find out करना है. Given हमें है v is equal to 1000 and ds over dt is equal to 2. Okay, so now first of all write the formula for finding dv by dt. इसके लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे. सो dv by dt is equal to dv over ds multiply by ds over dt. ये हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया है. अब इसके लिए क्या है कि आपको dv by ds की वैल्यू चाहिए और ds over dt की वैल्यू चाहिए. ds over dt की वैल्यू आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन है which is 2. नाउ dv over ds आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा.
एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस? देखें, आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है s का, s इज इक्वल टू 7 v रेज टू द पावर 2/3। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, ds ओवर dv अगर आप फाइंड आउट करें, देन उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो बन जाएगा dv बाई ds। सो अब हम इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे। s इज इक्वल टू हमने लिख दिया 7 v रेज टू द पावर 2/3, देन हम डेरिवेटिव लेंगे, ds ओवर dv आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट आप पावर रूल अप्लाई कर दें, पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक कम कर दें, सो दिस बिकम्स ds over dv is equal to 14 over 3 v raised to the power minus 1/3। अब इसमें v is equal to 1000 पुट कर दें, so you will get ds over dv is equal to 14 over 30। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे dv by ds बनाने के लिए, so dv by ds will be equal to 30/14 एंड यही वैल्यू आपने फिर यहाँ पे पुट करनी है। सो अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, dv बाई ds की जगह 30/14 पुट कर दें, ds ओवर dt की जगह 2 पुट कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइनली वी हैव द आंसर फॉर dv बाई dt विच इज 30/7। सो आपको जस्ट इसमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट करनी है केयरफुली, और उसके बाद जो आपने फाइंड आउट करना है उसका आपने चेन रूल बहुत ध्यान से लिखना है। हमने dv बाई dt फाइंड आउट करना था, तो dv बाई dt के लिए हमने चेन रूल लिखा विच इज dv बाई ds मल्टीप्लाई बाई ds ओवर dt। और आपको ये कैसे आइडिया होगा कि आपने इसमें s ही लेना है, वो आपको स्टेटमेंट से ही देखें, यहाँ पे ds ओवर dt आपको गिवन है विच इज 2, सो आपने इसी को यूटिलाइज करना है। सो dv बाई ds मल्टीप्लाई बाई ds ओवर dt लगा दें, एक आपके पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एक आपके पास अननोन है, जो अननोन होगी उसको फाइंड आउट करके फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। From question 6 onward, we will cover inshallah in the next video.